नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो चिकित्सा जगत में आप कह सकते हैं बेहद महत्वपूर्ण है। कई बार तो सचमुच जीवन और मृत्यु का सवाल बन जाता है। यह है रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप का पता लगाना। और हम आज खास तौर पर एबीओ ग्रुपिंग पर ध्यान देंगे। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो हमें इस पूरी प्रक्रिया की बारीकियों में, उसकी टेक्नोलॉजी में ले जाती है। तो आज हमारी इस विस्तृत चर्चा का मकसद है फॉरवर्ड ग्रुपिंग को समझना। ये क्या है, कैसे की जाती है और खून चढ़ाने जैसी स्थितियों में इसकी अहमियत क्या है। मतलब बेसिक से लेकर लैब में कैसे होता है वो सब। वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। आखिर किसी का ब्लड ग्रुप जानना इतना जरूरी क्यों है, खासकर मेडिकल सिचुएशन में? बिल्कुल सही सवाल है। एबीओ ब्लड ग्रुप की एकदम सटीक जानकारी ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब खून चढ़ाने के लिए समझिए सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है। अगर भगवान ना करे गलती से किसी को गलत ग्रुप का खून चढ़ा दिया जाए तो नतीजे बहुत बहुत गंभीर हो सकते हैं, जानलेवा भी। अच्छा। हाँ, और देखिए एबीओ टाइपिंग में जैसा हमारे स्रोत बताते हैं मोटे तौर पर 2 स्टेप्स होते हैं। एक है फॉरवर्ड टाइपिंग और दूसरा रिवर्स टाइपिंग। आज हम खास तौर पर फॉरवर्ड टाइपिंग पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। ये फॉरवर्ड ग्रुपिंग आखिर है क्या? मतलब ये काम कैसे करती है? इसका बेसिक सिद्धांत क्या है? देखिए, फॉरवर्ड ग्रुपिंग का सिद्धांत बहुत सीधा है एक्चुअली। ये आधारित है एंटीजन एंटीबॉडी की प्रतिक्रिया पर। इसमें हम क्या करते हैं कि व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज लेते हैं। हाँ। और उन्हें पहले से तैयार, मतलब हमें पता है कि उनमें कौन सी एंटीबॉडी है, ऐसे सीरम के साथ मिलाते हैं। इन्हें रिएजेंट कहते हैं। ये मुख्य रूप से 2 होते हैं, एंटी ए और एंटी बी। एंटी ए और एंटी बी, ठीक है। हाँ, अब आप ऐसे समझिए कि लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर ना कुछ खास पहचान चिन्ह मार्कर्स होते हैं जिन्हें एंटीजन कहते हैं। ये या तो ए टाइप के हो सकते हैं या बी टाइप के, या फिर दोनों ही हो सकते हैं, ए बी, या फिर कोई भी नहीं, ओ। अच्छा। तो हमारे ये जो एंटी ए और एंटी बी रिएजेंट है ये खास तौर पर इन्हीं एंटीजन से जुड़ने के लिए बने होते हैं। जैसे समझिए एक खास ताले के लिए खास चाबी। तो जब ये रिएजेंट कोशिकाओं से मिलते हैं तब क्या होता है? मतलब पहचान कैसे होती है? यहीं पर असल चीज होती है। अगर कोशिकाओं की सतह पर ए एंटीजन है तो वो एंटी ए रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा और कोशिकाएं आपस में चिपककर गुच्छे मतलब क्लम्स बना लेंगी। गुच्छे, क्लम्स। हाँ, इसी प्रक्रिया को एग्लूटिनेशन या समूहन कहते हैं। इसी तरह अगर बी एंटीजन है तो वो एंटी बी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके गुच्छा बनाएगा। और अगर दोनों एंटीजन हुए, मतलब ए बी ग्रुप हुआ तो, या फिर ओ ग्रुप जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता, तब क्या? हाँ, बहुत अच्छा सवाल। अगर ए बी ग्रुप है तो कोशिकाएं एंटी ए और एंटी बी दोनों रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगी, दोनों में गुच्छे बनेंगे। अच्छा, दोनों में बनेंगे? बिल्कुल। और अगर ओ ग्रुप है जिसकी कोशिकाओं पर न ए एंटीजन होता है न बी, तो वो किसी भी रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी, कोई गुच्छा नहीं बनेगा, घोल वैसा ही रहेगा। तो बेसिकली फॉरवर्ड ग्रुपिंग सीधे तौर पर व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं पर कौन सा एंटीजन है इसका पता लगाकर ब्लड ग्रुप तय करती है, ए बी या ओ। ये तो समझने में काफी सीधा लगा। स्रोत बताते हैं कि ये जो फॉरवर्ड ग्रुपिंग है, इसे करने के मुख्य रूप से 2 तरीके इस्तेमाल होते हैं लैब्स में, एक स्लाइड विधि और दूसरी ट्यूब विधि। आप पहले स्लाइड विधि के बारे में बता सकती हैं, लगता है ये काफी कॉमन है। हाँ, स्लाइड मेथड काफी आम है, खासकर उन लोगों पर जहां जल्दी नतीजे चाहिए या शायद उपकरण रिसोर्सेज थोड़े कम हों। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये तेज है और इसके लिए कोई खास मशीन जैसे सेंट्रीफ्यूज वगैरह उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये की कैसे जाती है? प्रक्रिया क्या है इसकी? प्रक्रिया रिलेटिवली सीधी है। सबसे पहले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं का एक घोल, एक सस्पेंशन बनाते हैं, आमतौर पर सैलाइन में करीब 10% कॉन्सेंट्रेशन का। ठीक है, 10% का घोल। हाँ, फिर एक साफ कांच की स्लाइड लेते हैं, उस पर 2 निशान लगा लेते हैं, एक ए के लिए दूसरा बी के लिए। ए निशान वाली जगह पर एंटी ए रिएजेंट की 1 बूंद डालते हैं और बी वाली जगह पर एंटी बी रिएजेंट की 1 बूंद। ओके, रिएजेंट डाल दिए। इसके बाद
दोनों जगहों पर वो जो हमने सेल सस्पेंशन तैयार किया था, हाँ, वो घोल। उसकी समझिए 2 बूंदें डालते हैं। और फिर उन्हें मिलाना होता है। बिल्कुल। एक साफ स्टिक या टूथपिक से रिएजेंट और कोशिकाओं को अच्छी तरह मिलाते हैं, लगभग एक छोटे सिक्के के बराबर 2 सेंटीमीटर के घेरे में। मिलाने के बाद स्लाइड को धीरे धीरे जेंटली हिलाते हैं और अगले 2 मिनट तक बहुत ध्यान से देखते हैं कि गुच्छे बन रहे हैं या नहीं। 2 मिनट में ही पता चल जाता है। ये तो वाकई काफी तेज है। और नतीजों का मतलब कैसे निकालते हैं फिर? हाँ, 2 मिनट काफी होते हैं। अगर आपको साफ तौर पर कोशिकाओं के गुच्छे क्लम्प्स बनते दिखे तो वो नतीजा पॉजिटिव है। मतलब अगर ए वाली जगह पर गुच्छे बने तो ए एंटीजन है, बी वाली जगह पर बने तो बी एंटीजन है। और अगर दोनों जगह बने तो ए बी? सही। और अगर दोनों जगह बने तो ए बी ग्रुप। और अगर 2 मिनट बाद भी दोनों जगह घोल एकदम चिकना स्मूथ सस्पेंशन बना रहे, कोई गुच्छा ना दिखे, तो वो नेगेटिव नतीजा है, यानी ओ ग्रुप। सुनने में तो ये बहुत आसान और तेज लग रहा है, लेकिन क्या ये तरीका हमेशा 100% भरोसेमंद होता है? यहीं पर थोड़ी सावधानी की जरूरत है। देखिए, स्लाइड विधि तेज और आसान जरूर है, पर ये ट्यूब विधि जितनी सेंसिटिव उतनी संवेदनशील नहीं होती। कभी-कभी क्या होता है, खासकर जब एंटीजन थोड़े कमजोर हों, जैसे ए या बी के कुछ सब टाइप्स होते हैं, तो गुच्छे बहुत हल्के बनते हैं या शायद नजर ही ना आए। अच्छा, तो मिस हो सकता है। हाँ, गलत नतीजा निकलने का खतरा रहता है। इसीलिए अगर नतीजा थोड़ा भी डाउटफुल लगे या रिएक्शन कमजोर सी लगे, तो स्रोत हमेशा यही सलाह देते हैं कि ट्यूब विधि से कंफर्म जरूर करना चाहिए। अच्छा, तो ये हमें ट्यूब विधि पर लाता है। स्रोत ये भी कहते हैं कि इसमें ज्यादा टाइम और इक्विपमेंट लगते हैं, पर नतीजे ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। ऐसा क्यों है और ये कैसे की जाती है? हाँ, ट्यूब मेथड को ज्यादा रिलायबल माना जाता है और यही वजह है कि ज्यादातर जो अच्छे ब्लड बैंक हैं या ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स हैं, वो इसी को प्रेफर करते हैं या फिर स्लाइड मेथड के नतीजों को कंफर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल जरूर करते हैं। इसमें टाइम क्यों ज्यादा लगता है? टाइम इसलिए ज्यादा लगता है क्योंकि रिएक्शन टेस्ट ट्यूब्स में होती है और अक्सर इसे या तो सेंट्रीफ्यूज मशीन से स्पीड अप करते हैं या फिर कमरे के तापमान पर रिएक्शन होने के लिए कुछ देर छोड़ना पड़ता है। प्रक्रिया में मुख्य अंतर क्या है स्लाइड विधि से तुलना करें तो? कुछ मुख्य अंतर है। पहला तो ये कि इसमें कोशिकाओं का घोल थोड़ा पतला, मतलब कम गाढ़ा इस्तेमाल होता है। अच्छा। लगभग 2 से 5%। अच्छा, 2 से 5%। हाँ। दूसरा, रिएक्शन स्लाइड की बजाय छोटी टेस्ट ट्यूब्स में की जाती है। आमतौर पर 3 ट्यूब लेते हैं, एक ए लेबल वाली, एक बी लेबल वाली और कई बार एक ए बी लेबल वाली भी। बेबी वाली क्यों? वो एंटी ए और एंटी बी दोनों का मिश्रण होता है उसमें। वो एक तरह से कंट्रोल या कंफर्मेशन का काम करती है। ठीक है। तो हर ट्यूब में संबंधित रिएजेंट डालते हैं, एंटी ए, एंटी बी या एंटी ए बी। फिर उसमें सेल सस्पेंशन की 1-2 बूंदें डालकर धीरे से मिलाते हैं। इसके बाद क्या होता है? क्या इसमें भी बस देखकर पता चल जाता है या कुछ और करना होता है? मिलाने के बाद आमतौर पर 2 ऑप्शन होते हैं। या तो ट्यूब्स को तुरंत सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखते हैं और तेज स्पीड पर, जैसे 1500 आरपीएम पर करीब 1 मिनट के लिए घुमाते हैं। सेंट्रीफ्यूज से क्या होता है? सेंट्रीफ्यूज क्या करता है कि कोशिकाओं को जल्दी से नीचे बैठा देता है, पैलेट बना देता है। तो अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई है तो वो गुच्छे एकदम साफ नजर आ जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि ट्यूब्स को बिना सेंट्रीफ्यूज किए कमरे के तापमान पर करीब 1 घंटे के लिए छोड़ दें, ताकि रिएक्शन अपने आप धीरे धीरे हो जाए। और नतीजे कैसे देखते हैं इसमें? क्या इसमें भी गुच्छे बनना ही पॉजिटिव है? हाँ, सिद्धांत वही है, लेकिन देखने का तरीका थोड़ा अलग है। सेंट्रीफ्यूज के बाद ट्यूब को बहुत धीरे से हिलाकर देखते हैं। अगर कोशिकाएं नीचे एक ठोस बटन जैसी जम गई हैं या हिलाने पर बड़े बड़े क्लम्प्स में टूट रही हैं और ऊपर का लिक्विड, जिसे सुपरनेडेंट कहते हैं, वो साफ है, तो ये पॉजिटिव नतीजा है। और नेगेटिव? अगर कोशिकाएं आसानी से वापस घुल जाती हैं और एक जैसा थोड़ा धुंधला सा घोल बना लेती हैं बिना किसी क्लम्प के, तो ये नेगेटिव नतीजा है। ट्यूब विधि की एक और अच्छी बात है, अगर नतीजा बहुत हल्का हो या कोई शक हो तो ट्यूब से एक बूंद निकालकर माइक्रोस्कोप के नीचे भी देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप से? हाँ, 10x मैग्निफिकेशन पर। इससे बहुत छोटे छोटे माइन्यूट क्लम्प्स भी दिख जाते हैं जो शायद नंगी आंखों से न दिखें। यही सब चीजें मिलकर ट्यूब विधि को ज्यादा सेंसिटिव और ज्यादा भरोसेमंद बनाती हैं। तो मतलब ये हुआ कि जहां स्लाइड विधि हमें एक जल्दी आइडिया दे सकती है, वहीं ट्यूब विधि ज्यादा पक्की गहरी जांच है एक तरह से। बिल्कुल, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि स्लाइड विधि एक तरह की स्क्रीनिंग टेस्ट जैसी है।
तेज, उपयोगी, लेकिन शायद 100% पक्की नहीं। जबकि ट्यूब विधि एक कन्फर्मेटरी टेस्ट, मतलब पुष्टि करने वाली जांच की तरह है। ज्यादा टाइम लेती है, थोड़े ज्यादा संसाधन चाहिए, लेकिन नतीजे कहीं ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। तो इन दोनों तरीकों की जानकारी का व्यवहारिक मतलब क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? खून चढ़ाने के संदर्भ में ये क्यों इतना मायने रखता है? इसका सीधा और सबसे महत्वपूर्ण मतलब है एक्यूरेसी, सटीकता। जैसा हमने बिल्कुल शुरू में कहा था, एबीओ ग्रुप की गलती वो जानलेवा हो सकती है। इसलिए किसी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड ग्रुप का निर्धारण बिल्कुल सही होना चाहिए। ट्यूब विधि की जो बढ़ी हुई विश्वसनीयता है, वो सीधे तौर पर मरीज की सुरक्षा से जुड़ी है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, थोड़ा ज्यादा समय और संसाधन लगाकर हम एक बहुत बड़ी अनहोनी से बच सकते हैं। ये जो लैब की प्रक्रियाएं हैं, ये थोड़ी तकनीकी लग सकती हैं, लेकिन असल में ये जीवन रक्षक तकनीकें हैं। हर स्टेप, चाहे वो घोल बनाना हो, रिएजेंट डालना हो या नतीजों को ध्यान से पढ़ना हो, बहुत सावधानी से करना होता है। स्रोत बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब ग्रुप का मेल न खाना, इसे किसी भी कीमत पर हल्के में नहीं लिया जा सकता। और आपने शुरू में रिवर्स ग्रुपिंग का भी जिक्र किया था। क्या सिर्फ फॉरवर्ड ग्रुपिंग करना काफी नहीं होता? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया आपने। जैसा कि स्रोत भी इशारा करते हैं, एबीओ टाइपिंग के दो पहलू हैं, दो हिस्से हैं। फॉरवर्ड ग्रुपिंग, जिसकी हमने अभी इतनी विस्तार से बात की, वो लाल रक्त कोशिकाओं पर मौजूद एंटीजन का पता लगाती है। ए है, बी है, दोनों है या कोई नहीं। हाँ। लेकिन पूरी तस्वीर के लिए रिवर्स ग्रुपिंग भी उतनी ही जरूरी है। रिवर्स ग्रुपिंग में क्या करते हैं कि व्यक्ति के खून के तरल हिस्से, यानी प्लाज्मा या सीरम में मौजूद एंटीबॉडीज, एंटी ए या एंटी बी का पता लगाते हैं। अच्छा, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज का। हाँ, आमतौर पर क्या होता है कि एक व्यक्ति के प्लाज्मा में उन एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी होती हैं जो उसकी अपनी लाल रक्त कोशिकाओं पर नहीं होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप ए का व्यक्ति है, उसकी कोशिकाओं पर ए एंटीजन होगा और उसके प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी होगी। ठीक है। तो फॉरवर्ड और रिवर्स ग्रुपिंग के नतीजे एक दूसरे से मेल खाने चाहिए। अगर फॉरवर्ड में ए ग्रुप आया तो रिवर्स में एंटी बी मिलनी चाहिए। ये एक तरह का क्रॉस चेक होता है। हाँ, डबल कंफर्मेशन जैसा। बिल्कुल, ये ब्लड ग्रुप निर्धारण की सटीकता को और पुख्ता करता है। हालांकि हमारे आज के स्रोत रिवर्स ग्रुपिंग कैसे करते हैं उसका विवरण नहीं देते, पर उसका महत्व जरूर बताते हैं। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, तो हमने एबीओ ब्लड ग्रुप निर्धारण के एक बहुत जरूरी हिस्से फॉरवर्ड ग्रुपिंग को काफी गहराई से समझा। हमने जाना कि ये कैसे लाल रक्त कोशिकाओं पर मौजूद ए और बी एंटीजन का पता लगाती है, वो क्लंपिंग यानी एग्लूटिनेशन के सिद्धांत पर। हमने दो मुख्य तरीकों, स्लाइड विधि और ट्यूब विधि को भी समझा। वो कैसे काम करते हैं, उनके फायदे नुकसान क्या हैं और नतीजे कैसे पढ़े जाते हैं। और ये भी समझा कि क्यों ट्यूब विधि को ज्यादातर स्थितियों में, खासकर मरीज की सुरक्षा के लिहाज से, ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल यहीं से उठता है, जो हमारे स्रोतों से ही जुड़ा है। देखिए, हमने आज लाल रक्त कोशिकाओं पर मौजूद निशान यानी एंटीजन का पता लगाने, फॉरवर्ड ग्रुपिंग पर फोकस किया है। लेकिन जैसा कि अभी बात हुई, कहानी का दूसरा पहलू व्यक्ति के खून के तरल हिस्से प्लाज्मा में तैर रही सुरक्षा सेना यानी एंटीबॉडीज भी हैं, जिनका पता रिवर्स ग्रुपिंग से लगता है। हाँ। तो विचार करने वाली बात यह है कि ये दोनों कोशिकाओं पर एंटीजन और प्लाज्मा में एंटीबॉडी, ये दोनों मिलकर कैसे व्यक्ति के ब्लड ग्रुप की पूरी पक्की पहचान बनाते हैं, और कैसे इन दोनों जांचों, फॉरवर्ड और रिवर्स का तालमेल खून चढ़ाने की पूरी प्रक्रिया को इतना सुरक्षित बनाता है। ये एक ऐसा बिंदु है जो एबीओ सिस्टम की पूरी समझ के लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण है और जिस पर आगे और जानकारी हासिल की जा सकती है।